हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर कृष्णिका विकिरण के बारे में बताया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया है। ध्यान से आप लोग आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, तो ध्यान से इस चीज को देखने का प्रयास करें। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज ने क्या किया, इन्होंने कुछ धातुएं हैं जैसे सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, इन धातुओं की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश इन्होंने डाला। जैसे ही उचित आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डाला गया तो इस धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। और इसी को इन्होंने क्या बोला, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। ठीक है ना। तो एक सिंपल सा बात आपको पता है, मैंने आपको कल इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था कि ये धातु है, क्या है ये धातु, इसकी सतह पर क्या हुआ, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला गया। जैसे उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई उचित आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डाला गया है, उचित आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। मैंने आपको बताया था कि ये उचित आवृत्ति कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मान दहली आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। क्या बताया गया था कि प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा या न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश इस धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, उसे अपन दहली आवृत्ति या दहली ऊर्जा की अपन बात की थी वहां पर। ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, पहला बिंदु यहां पर है, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराने एवं इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं कि उचित आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर टकराया और यहां से क्या मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो गए। अब पहला बिंदु ये बोल रहा है कि इस उचित आवृत्ति के प्रकाश का यहां पर टकराने और यहां से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने, इन दोनों में कोई समय अंतराल नहीं होता। समय अंतराल नहीं होने का मतलब यह हुआ कि जैसे ही प्रकाश टकराया ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से निष्कासित हो जाएंगे। ठीक है। तो टकराने, प्रकाश के टकराने, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, इन दोनों में समय का कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। जैसे ही प्रकाश यहां पर टकराता है तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ये बोलता है पहला बिंदु। आगे बात समझ में। अब दूसरा बिंदु बोलता है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितनी संख्या में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये किस पर निर्भर करता है, ये यहां पर डाले गए प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालोगे उतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होंगे, और जितनी कम तीव्रता का प्रकाश होगा यहां से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो दूसरा बिंदु बोलता है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश यहां पर डाला जाएगा यहां से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। यानी प्रकाश ज्यादा तीव्रता का डालो, यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा होगी। और थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो ये बोलता है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब देखो, आपने यहां पर प्रकाश डाला, यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। ठीक है। जैसे ही आपने प्रकाश डाला तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। अब सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जितनी तीव्रता का प्रकाश डालोगे उतना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा।
ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जितनी ज्यादा आवर्ती का प्रकाश यहां पर डाला जाएगा उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी इसके बारे में बात करें तो इस गतिज ऊर्जा के बारे में एक सिंपल सी बात यहां पर बोल दी। क्या बोल दी है यहां पर बात कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश यहां पर डाला जाएगा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो उतनी ही ज्यादा गति से निष्कासित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा बिंदु अपने पास हो चुका है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्यफलन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्यफलन। ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए, धातु की सतह से निष्कासित करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये जो कार्यफलन है, फोटोन की ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, इनके मध्य एक संबंध दिया हुआ है। इस संबंध के बारे में कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कि निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कार्यफलन इनमें क्या संबंध होता है, तो आप लोग बताएंगे 1/2 MeV², ये तो होती है गतिज ऊर्जा, और hν माइनस hν नॉट होता है। यहाँ पर hν जो होता है ये hν फोटोन की ऊर्जा होती है, hν क्या होता है? hν नॉट होता है कार्यफलन, me जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है 1/2 MeV² बराबर hν माइनस hν नॉट। ठीक है, बता दिया मैंने सारे मान। यहाँ पर Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, V इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, hν डाले गए फोटोन, जानते हो फोटोन मतलब क्या होता है? प्रकाश जो होता है ना फोटोन के रूप में यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, तो डाले गए फोटोन की ऊर्जा है और कार्यफलन न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर ली है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला बिंदु है धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, यानी जैसे ही प्रकाश टकराया तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। दूसरा बिंदु बोलता है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा बिंदु बोलता है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। और लास्ट पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जितनी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यहां पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक क्या चर्चा कर ली है? आप लोगों ने अभी तक देखा है, अपन पढ़ रहे थे, टॉपिक था अपना विद्युत चुंबकीय विकिरण। मैंने आपको बताया है विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के समान भी व्यवहार करती है और वो कण के समान भी व्यवहार करती है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया। इस तरंग प्रकृति के सिद्धांत ने कुछ घटनाओं जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है, इस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या तो उसने कर दी, परंतु ये जो तरंग प्रकृति है विद्युत चुंबकीय विकिरण की, ये प्रकाश की जो अन्य घटनाएं होती है, जो प्रकृति के अंदर अन्य प्रायोगिक घटनाएं होती है, जैसे कि कृष्णिका विकिरण है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है,
इनकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। और जब इन घटनाओं की व्याख्या विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का सिद्धांत जो मैक्सवेल ने दिया था वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद एक और सिद्धांत की आवश्यकता हुई और उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों को कणों के रूप में माना है किसने? मैक्स प्लांक ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स प्लांक जो है इन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं और ये ऊर्जा के बंडलों को उन्होंने क्वांटम नाम दिया था, इसीलिए उसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। तो अभी तक अपन को ये पता चल चुका है कि आपका जो कणीय प्रकृति का सिद्धांत है वो कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या आसानी से कर पाया है, ये चीज अपन ने देख ली है। ठीक है, यानी कि अब अपन को स्पष्ट हो चुका है कि भाई प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर अपन लिख ही लेते हैं साथ के साथ। विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। कौन सा? द्वैत व्यवहार। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग एवं कणीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती है, दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार कहा जाता है। द्वैत व्यवहार का मतलब होता है दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति का मतलब होगा कि वो कण के समान प्रकृति भी प्रदर्शित कर रही है और वो तरंग के समान प्रकृति भी प्रदर्शित कर रही है, दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित कर रही है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? द्वैत व्यवहार या दोहरी प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार वाला जो टॉपिक अपना चल रहा था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से यहां पर कंप्लीट कर ली है। अब अपन आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। देखो, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो आपने एक चीज पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है अपन ने? छोटी क्लासों के अंदर ही आप लोग इस चीज को पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार का एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म कहते हैं। त्रिभुजाकार संरचना इस प्रकार की होती है जिसे प्रिज्म कहा जाता है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जब इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, जब इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो जैसे ही ये श्वेत प्रकाश की किरण यहां से गुजरती हुई आगे की ओर बढ़ती है तो यह इस प्रकार से 7 रंगों की एक पट्टिका में विभाजित हो जाती है।
पढ़ा है अपन ने इस चीज को कि ये जो आपकी किरण जो यहां से आ रही थी, ये श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद 7 रंगों की एक पट्टिका में विभाजित हो जाती है और इस पट्टिका को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। तो ये चीज तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि इस प्रकार का एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसे अपन प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो ये जब इससे बाहर निकलेगी तो बाहर ये 7 रंगों की एक पट्टिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आप लोग इस स्पेक्ट्रम के रंगों के बारे में भी जानते हैं। इसके स्पेक्ट्रम के अंदर रंग कौन कौन से होते हैं, तो उसको अपन विबग्योर से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, विबग्योर। यानी कि यहां पर विबग्योर यानी कि टोटल मिला के 7 रंग यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यहां तक चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक सिंपल सी बात मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता दी है कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, किस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। अब देखो ये स्पेक्ट्रम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इन्हीं को अपन एक एक करके परिभाषा के रूप में यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आज अपन केवल स्पेक्ट्रम के बारे में एक सामान्य सी बात यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और देखो जो अपन ने यहां पर अभी लिखा है प्रिज्म के रूप में, उस चीज को अपन लिख लें कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो यह देखा जाता है कि निर्गत प्रकाश 7 रंगों की पट्टिका में, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला इससे, ठीक है, 7 रंगों की पट्टिका में विभाजित हो जाता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग होते हैं जिन्हें विबग्योर या फिर एक और अपन हिंदी में लिखते हैं बेजानीह पिनाला, है ना, ये ट्रिक है एक, बेजानीह पिनाला। मैं बता दूं आप लोगों को, पहला होता है बैंगनी, दूसरा होता है जामुनी, ठीक है, तीसरा होता है नीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है पीला, छठा होता है नारंगी और सातवां होता है लाल। ठीक है भाई,
तो ये कुल 7 रंग होते हैं से प्रदर्शित करते हैं ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 7 रंगों की एक पट्टिका होती है जिसे अपन विबग्योर से प्रदर्शित करेंगे या फिर अपन बेजानिह पिनाला से प्रदर्शित करेंगे। इसमें पहला रंग होता है वोयलेट जिसे बैंगनी बोलते हैं, दूसरा होता है इंडिगो जिसे अपन जामुनी कहते हैं, उसके बाद तीसरा होता है ब्लू जिसे अपन नीला कहते हैं, चौथा होता है ग्रीन जिसे हरा कहा जाता है, पांचवा होता है अपना येलो जिसे अपन पीला कहेंगे, छठा होता है ऑरेंज जिसे नारंगी कहा जाता है और सातवां होता है रेड जिसे लाल कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, मैंने आपको बताया था तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग की लंबाई होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, अपन एक सामान्य सा उदाहरण मैंने आपको बता दिया है प्रिज्मो वाला। इसका अन्य उदाहरण की बात करें तो स्पेक्ट्रम का अन्य उदाहरण आप लोगों को मैं एक और बता दूं। स्पेक्ट्रम का अन्य उदाहरण होता है इंद्रधनुष का बनना। आप लोगों को पता है इंद्रधनुष के अंदर भी कुल 7 रंग दिखाई देते हैं और वो भी आपका इसी स्पेक्ट्रम का उदाहरण होता है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम के बारे में अपन ने सामान्य सी बात कर ली है। अब विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इन सभी को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग उसमें आना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।